हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी पोर्शन का चैप्टर 2। अपन ने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप वॉच कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 2। गाइस, अपना चैप्टर 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 का जो नाम है वो है लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, अपन इसके बारे में लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, सोइल के बारे में पढ़ने वाले हैं, वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसलिए अपन अपने चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। गाइस, आप ये जो पोर्शन है ये देख पा रहे हैं, एक एनालिसिस है। तो अपन इस एनालिसिस को फटाफट से अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। इसके अंदर देखो गाइस, एक काफ़ी एक एनालिसिस दिया गया है कि एक स्मॉल विलेज है कहाँ के, तंजानिया अफ्रीका का, जहाँ पे मवेबा रहती है जो सुबह काफ़ी जल्दी उठती है और पानी लेने जाती है। किस लिए उठती है? वो पानी लेने जाती है। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर फ्यू आवर्स। वो काफ़ी लंबा चलती है और काफ़ी घंटों के बाद पानी लेके घर पे आती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ गोट्स। पानी लाने के बाद वो क्या करती है? अपनी मम्मी की जो है वो मदद करती है हाउस के काम में, और फिर अपने भाई के साथ उनके पास जो बकरियां हैं उनकी मदद करती है अपने भाई की। ठीक है। ऑल हर फैमिली ओन्स पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उनके पास क्या है? एक पीस है रॉकी लैंड का, एक छोटा सा हिस्सा उनके पास है जो कि उनके झोपड़ी के आसपास बना हुआ है। मवेवास फादर कैन बेयरली ग्रो सम मीज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टोलिंग हार्ड। मवेवा के जो फादर है वो कौन है? पता चल रहा है कि वो फार्मर हैं। वो फार्मर हैं और वो अपनी इस छोटी सी रॉकी लैंड पे बड़ी मुश्किल से कुछ मीज और कुछ बीन्स उगा पाते हैं। और वो क्या करते हैं? काफ़ी ज़्यादा टोलिंग, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर अ होल ईयर। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वह इतना नहीं उगा पाते कि अपनी फैमिली को साल भर के लिए खाना भी खिला पाएँ। ये एक अपना एक फर्स्ट पोर्शन है। इसी के साथ अपन चले करने वाले हैं अपना सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन क्या है? पीटर्स लिव इन द हर्ट ऑफ शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। पीटर कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड में रहता है। न्यूजीलैंड में गाइस दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है डेयरी का काम होता है। डेयरी यानी मिल्क, मिल्क का काम सबसे ज़्यादा जो होता है वो न्यूजीलैंड के अंदर होता है। तो वहाँ पे पीटर्स की फैमिली के पास क्या है? वो वूल की फैक्ट्री रन करते हैं। वूल वूल किससे मिलेगा? शिप से मिलेगा, बिल्कुल। तो वो शिप पे रखेंगे। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, हर दिन जब पीटर जो अपने घर स्कूल से घर आता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर देयर शिप। पीटर क्या देखता है कि उनके उनके अंकल जो शिप है, जो भेड़े हैं उनके पास, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। देयर शिप्स यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन्स विथ हिल्स इन द फॉर डिस्टेंस। उनका जो प्लेन है, उनका जो प्लेन है जिसमें जो शिप्स है वो रहती है, वो कितना फैला हुआ? काफ़ी लंबा फैला हुआ है। ठीक है। इट इज़ मैनेज इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसको कैसे मैनेज किया जाता है? साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से मैनेज किया जाता है। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर की फैमिली क्या करती है? वेजिटेबल्स भी ग्रो करती है। किसके द्वारा? ऑर्गेनिक फार्मिंग के हेल्प से जो पीटर की फैमिली है वो भी करती है। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एक जो लास्ट है उस पे। मबेबा एंड पीटर। Mabba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives। यही बताया गया है। मबेबा जो कहाँ रहती है? वो अफ्रीका में रहती है, एक न्यूजीलैंड में रहता है, काफ़ी दूर रहते हैं और अलग ही लाइफ स्टाइल वो वह लीव कर रहे हैं। दिस डिफरेंसेज इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल यूजेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये किसकी वजह से? ये डिफरेंस किसकी वजह से? डिफरेंस किसकी वजह से है? ये है लैंड की वजह से, क्वालिटी, सोइल की क्वालिटी की वजह से, वाटर की क्वालिटी की वजह से, नेचुरल वेजिटेशन की वजह से, एनिमल्स जो उनके पास उनकी वजह से, और यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप इसके अंदर देखोगे जो लैंड है और जो सोइल है, जो लैंड है जो सोइल है, वो पीटर के पास जो है वो काफ़ी लंबी है और वही मेवास काफ़ी छोटी है। इनके पास रॉकी लैंड है, इनके पास प्लेन है। वाटर इनके पास ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जहाँ पानी की काफ़ी कमी है। नेचुरल वेजिटेशन वहाँ कुछ भी नहीं है तंजानिया में। वहीं न्यूजीलैंड काफ़ी हरा भरा देश है। एनिमल्स उनके पास दो गोड्स है। वही उनके पास शिप की एक फैक्ट्री है, शिप का एक फार्म हाउस। और यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, पीटर की फैमिली काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे यूज़ करती है साइंटिफिक, लेकिन वही मापा की फैमिली बिल्कुल टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता। अवेलेबल ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन टू डिफरेंट ईच अदर। यही आप समझ चुके हैं। तो अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लैंड। ठीक है, लैंड अपन स्टार्ट करते हैं। लैंड,
लैंड से गाइस आप क्या समझते हो, लैंड से क्या समझते हो? देखिए, लैंड इज अमोंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। अर्थ के 30% पे ही ओनली लैंड है, और उस पे भी इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग कितना रहता है? ह्यूमन बीइंग बिल्कुल ना के बराबर एरिया पे रहता है। इधर 5% एरिया पे ही ह्यूमन बीइंग रहते हैं, बाकी 25% एरिया खाली पड़ा हुआ है। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। It covers only 30% of the total area of the earth surface and all parts of the small percentage not habitable। बता दिया मैंने, आपको समझा दिया है। 30% है, लेकिन काफ़ी कम हिस्सा है जिसके अंदर इंसान रह सकते हैं। अंटार्कटिका में इंसान नहीं रह सकते, पोल्स के पास इंसान नहीं रह सकते, अफ्रीका में जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वहाँ इंसान नहीं रह सकते हैं, काफ़ी जगह। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to the varied characteristic of land and climate। किसकी वजह से है? जो हाँ, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसकी वजह से? लैंड एंड क्लाइमेट की वजह से है गाइस। किसकी वजह से है? लैंड एंड क्लाइमेट की वजह से। और वो कैसे है? देखो, अगर लैंड हर जगह फर्टाइल हो तो इंसान कहीं भी जाके रह सकता है, लेकिन अपने अर्थ पे ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे आइसलैंड है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे फर्टाइल सॉइल भी है, लेकिन ये अलग अलग है। इसमें कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है। दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं पे हॉट है, कहीं पे कोल्ड है, कहीं पे मॉडरेट है, कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहीं पे होती नहीं है, कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पे नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन लैंड, ठीक है। तो आते हैं द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, लो लेइंग एरिया, सस्पिशियस टू वाटर, ठीक है। क्या अगर रग्ड टोपोग्राफी, काफ़ी खराब जो टोपोग्राफी है, वो जैसे स्टीप स्लोप माउंटेन के ऊपर, माउंटेन ऐसे होते हैं, स्टीप स्लोप है, यहाँ कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, वहाँ सेटलमेंट नहीं हो सकता जहाँ पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। पानी की जहाँ कमी है वहाँ सेटलमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। अभी आ जाता है लॉन्गिंग, है ना। और डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में कौन रह सकता है? थिक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया में नहीं रह सकता, जंगली जानवरों का डर है, रिसोर्सेज का डर है, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। एरिया ऑफ नॉर्मल स्प्रेड पॉपुलेशन एंड इनहेबिटेंट, वो एरिया कैसे होते हैं? देखो कौन से होते हैं? जहाँ पे रग्ड टोपोग्राफी हो, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो, जो डेजर्ट लैंड हो, जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट हो, थिक फॉरेस्ट हो, वहाँ पे क्या होते हैं ह्यूमन। लेकिन वहीं प्लेन्स, रिवर्स, वैली आर ऑफ्टन सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। वहीं क्या है, जो नॉर्मल प्लेन होते हैं, रिवर वैलीज होते हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती हैं। यानी एग्रीकल्चर जहाँ मिल गया वहाँ ह्यूमन बींग को खाना मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो वो वहाँ पे हैबिटेंट हो सकते हैं। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, इसलिए वो क्या होता है? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। अब अपन देखने वाले हैं लैंड यूज, ठीक है। लैंड यूज के बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं, लैंड का क्या क्या यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। किस किस चीज में यूज हो रहा है? किसके में यूज होता है? एग्रीकल्चर के लिए लैंड का यूज होता है, फॉरेस्ट्री करने के लिए यूज, माइनिंग करने के लिए होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए होता है, रोड बनाने के लिए होता है, सेटिंग अप इंडस्ट्री, और भी कई प्रकार से जो ये यूज होता है। तो दिस इज कॉमनली टर्म इज लैंड यूज। इसको क्या बोलते हैं? लैंड यूज बोलते हैं। ये देखिए, एक प्रॉपर डेफिनेशन हो सकती है। द लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली टर्म एज लैंड यूज। You can list out the different ways in which Mobivas and Peter family use their land। बिल्कुल, वो कैसे कैसे यूज कर रहे थे। The use of land is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। ठीक है, क्या बोलता है, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है कि जो लैंड का यूज है वो फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, टोपोग्राफी। अब जैसे आप ये सपोज प्लेन है, तो ये टोपोग्राफी प्लेन है यहाँ की, और एक जगह है जाके टोपोग्राफी है माउंटेनियस है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपन फैक्ट्री भी बना सकते हैं, इंडस्ट्री बना सकते हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, रोड भी बना सकते हैं, कुछ भी डेवलपमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर माउंटेन की बात आ जाए, यहाँ फैक्ट्री बन सकती है? नहीं बन सकती। यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन सेटलमेंट भी नहीं हो सकता। तो हो सकता है सोइल। सोइल दूसरा है, सोइल को कैसे समझ सकते हैं? सोइल, अगर कहीं पे फर्टाइल सोइल है तो वहाँ फर्टाइल सोइल है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, ह्यूमन सेटलमेंट ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन कहीं पे फर्टाइल सोइल नहीं है, जैसे डेजर्ट है, वहाँ पे फर्टाइल सोइल नहीं है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट कैसे होगा? तीसरा होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मॉडरेट क्लाइमेट आ जाता है। मॉडरेट क्लाइमेट जैसे अपने एमपी यूपी का क्लाइमेट है,
जैसे अपने राजस्थान का क्लाइमेट है, राजस्थान का मतलब वेस्टर्न राजस्थान नहीं, ईस्टर्न राजस्थान का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे ठीक ठाक पॉपुलेशन हो सकती है, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा गर्म है ना वो ज़्यादा ठंडा है, ठीक ठाक रेनफॉल वाला क्लाइमेट भी है। लेकिन वहीं अगर आप पोल की साइड जाओगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, अफ्रीका में जाओगे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हॉट है, तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट। फिर मिनरल्स, मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है। अपने जो इंडिया है वहाँ का जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, बंगाल का एरिया है, थोड़ा बहुत एमपी यूपी का एरिया, वहाँ पे मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मिनरल्स नहीं है, तो वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी नहीं होती है। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड यूज़ करने का। जहाँ पे वाटर होगा वहीं पे ही फैक्ट्री लग सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ह्यूमन सोसाइटीज जा सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग लैंड फैक्टर। बिल्कुल, जब पॉपुलेशन ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ऑटोमेटिक ज़्यादा जब भी होगी जब ये सारे फैक्टर्स मिल रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तीसरा, लैंड कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को टू टाइप्स में जो है इन्होंने डिवाइड किया है, एक तो हो जाता है प्राइवेट और एक होता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड को आप गवर्नमेंट लैंड भी बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। ठीक है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय कम्युनिटी और कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन्स, हर्ब्स। कम्युनिटी लैंड थोड़ा कॉमन, ओके, ये समझो, ये आपको समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो प्राइवेट लैंड होती है तो वो एक ओनर के द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन होती है। जो प्राइवेट लैंड होती है वो एक इंडिविजुअल द्वारा ओन होती है। लेकिन वहीं पर एक कम्युनिटी जो लैंड होती है वो क्या होती है, एक कम्युनिटी के लिए यूज़ होती है। वो किस लिए यूज़ होती है कि फोडर कलेक्ट हो जाए, फ्रूट्स कलेक्ट हो जाए, नट्स कलेक्ट कर ले, मेडिसिन हर्ब्स कलेक्ट कर ले, मतलब उस लैंड पे किसी का कोई राइट नहीं होता है। कम्युनिटी लैंड होती है उस पर कोई राइट नहीं होता है, वो कॉमन यूज़ के लिए होती है, कोई भी जाके यूज़ कर सकता है। कोई भी वहाँ पे जाके फ्रूट है तो वहाँ पे कोई भी, वहाँ पे जो कम्युनिटी लैंड है वहाँ पे जो अगर कोई भी रिसोर्सेज है उसको यूज़ कर सकता है, उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट लैंड की बात करें तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वही सिस्टम है, ठीक है। अब आ जाते हैं पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अब इन्होंने क्या बोला है कि पीपल है, उनकी डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन लैंड तो उतनी ही है जितनी पहले थी, वो 30% ही है, लेकिन पीपल की डिमांड तो बढ़ी जा रही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो लैंड की क्वालिटी है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सी होती है। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज। अब पीपल क्या कर रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, दूसरी बात है पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर जो लैंड है वो स्टिल इतनी है, स्टिल पहले जितनी है। तो क्या कर रहे हैं, जो सिटी के अंदर लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो कॉमन कम्युनिटी लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उन पे क्या कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उन पे फालतू कमर्शियल एरियाज हैं वहाँ पे वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कमर्शियल एरियाज बना रहे हैं। और वहीं पे रूरल एरिया, जो गांव का एरिया है, वहाँ पर वो एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड को यूज़ कर रहे हैं, इलीगली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टुडे, द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। बिल्कुल सोसाइटी का एकदम चेंज हो चुका है। आज जब इंडिया जब 1947 में फ्रीडम हुआ था, उसको फ्री मिली थी, तब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, सब एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन आज अगर अपन लैंड का यूज़ देखते हैं, लैंड का यूज़ देखते हैं अपन किस चीज़ के लिए मोस्टली लैंड का यूज़ कर रहे हैं, एक तो कमर्शियल एरियाज के लिए कर रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो इससे अपनी सोसाइटी का क्या देख रहे हैं, कल्चरल चेंज देखने को अपने को मिल रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सोइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लैंड यूज़ अपन गलत तरीके से कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, लैंड का डिग्रेडेशन हो सकता है, लैंड स्लाइड्स आ सकती हैं, सोइल इरोजन हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। ये मेजर थ्रेट्स हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब अपने को लैंड रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ जो है डिटेलिंग यहाँ पे देखने को दी गई है। अपन ने देख लिया लैंड के बारे में, अपन ने जान लिया लैंड यूज़ के बारे में, अपन ने जान लिया। अब देखते हैं लैंड को कंजर्व कैसे किया जाए। ग्रोइंग पॉपुलेशन and their ever-growing demand has led to the large-scale destruction of forest-covered land, arable land, and has created fear of losing the natural resources. लैंड क्या है, इन्होंने बोला लैंड क्या है, लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन
इंसानों की बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है फॉरेस्ट कवर्ड लैंड का, एरिएबल लैंड यानी खेती योग्य जमीन का, इसलिए नेचुरल रिसोर्स का लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। अपने को क्या करना चाहिए, इसकी लैंड डिग्रेडेशन रेट को चेक करना चाहिए, एफोस्टाइजेशन करना चाहिए, लैंड को रिकल्मिनेशन करना चाहिए, रेगुलेटिंग यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी चेक। हम जो एग्रीकल्चर लैंड पे फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक यूज कर रहे हैं उस पर भी अपने को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड टू यूज ओवरग्रेज। एनिमल्स जो ओवरग्रेज करते हैं एनिमल्स को ओवरग्रेज नहीं कराना चाहिए, इससे जो है सोइल की फर्टिलिटी खराब होती है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं सोइल पे। अपन ने पढ़ लिया लैंड, अपन ने अपने चैप्टर का पहला टॉपिक खत्म कर चुके हैं और अपन चल रहे हैं सेकंड पे जो कि है सोइल, ठीक है। सोइल है द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टांसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। सोइल क्या है, थिन लेयर है किसकी, ग्रेनी दानेदार सबस्टांस, दानेदार सबस्टांसेस हैं जिसकी थिन लेयर है सोइल के ऊपर, अर्थ के ऊपर एक लेयर है, ये अर्थ मान लो, इसके ऊपर एक लेयर है, इसके ऊपर क्या है, एक लेयर है थिन, थिन एक छोटे छोटे दानेदार, उसको अपन सोइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, ये बिल्कुल डेफिनेशन काम की है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टांसेस, किसकी थिन लेयर, किसकी ग्रेनी सबस्टांसेस की, कवर कर किसको कर रही है, अर्थ की सरफेस को जो कवर कर रही है थिन लेयर ग्रेनी सबस्टांसेस की, उसको ही अपन सोइल बोलते हैं। इट इज क्लोजली लिंक टू द लैंड, ये किससे लिंक करती है, क्लोजली लैंड से लिंक करती है, ठीक है। एंड लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सोइल। लैंड फॉर्म्स जो भू आकृतियां हैं वही किसके टाइप को शो करती हैं, सोइल के टाइप को। भाई भू आकृतियां हैं वही शो करेगी कि मिट्टी कैसी होगी। जैसे माउंटेन है, माउंटेन एक तरीके का लैंड फॉर्म है, तो अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पे रॉकी लैंड होगी। अपन ने डेजर्ट देख लिया तो अपने को पता चल जाएगा डेजर्ट लैंड होगी। अपन ने यहाँ पे प्लेट्यू देख लिया, पठार देख लिया तो अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्लैक सोइल होएगी, ठीक है। अपन ने प्लेन देख लिया तो अपने सोचा एलुवियल सोइल यहाँ पे होएगी। तो समझ गए, इसका इनका कहने का मतलब यह है कि लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन करते हैं सोइल कैसी होगी। सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। सोइल किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है और वेदर्ड रॉक से बनी होती है, ठीक है, फाउंड ऑन द अर्थ। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। किसकी प्रोसेस होती है, वेदरिंग। अब देखिए समझिए वेदरिंग क्या है, ये आपको दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग क्या है, मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। ब्रेकिंग अप ऑफ डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज इन चेंजेस फोर्स्ड एक्शन प्लांट्स एनिमल्स एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। अब सुनो, जैसे एक पहाड़ था काफी साल पहले, अब वो थोड़ा थोड़ा डिग्रेड हो गया, हवा से हो गया, बारिश हो गई, ह्यूमन एक्टिविटीज उसके ऊपर हो गई, टेम्परेचर का उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लग गया, इससे वो माउंटेन इतना से इतना हो गया। लेकिन इसका इतना हिस्सा कहाँ गया, वो टूट टूट के वेदर हो गया और वो मिट्टी में जाके मिल गया। इसी को अपन, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग समझ गए हो। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोइल फर्टाइल। अगर मिट्टी के अंदर, मिट्टी फर्टाइल कैसे होगी, इन्होंने बोला मिट्टी फर्टाइल कैसे होगी, मिट्टी फर्टाइल होगी अगर राइट मिक्स होगा, तो हर चीज का बराबर बराबर योगदान रहेगा। अगर सोइल के अंदर हर किसका, मिनरल का, हर मिनरल का बराबर योगदान रहेगा तो जो सोइल है वो कैसी हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। जैसे ज़्यादा रॉकी भी नहीं हो, ज़्यादा डेजर्ट वाली भी नहीं हो, ज़्यादा ब्लैक भी नहीं हो, बिल्कुल सब कुछ बराबर हो, तो ठीक है, समझ गए। अब ये आपको एक केस स्टडी दे रखी है लैंडस्लाइड्स की, एक केस स्टडी दे रखी है, ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पे। अब ये थोड़ा सा एक डायग्राम अपन देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये ग्रास उगी हुई है, ये सॉइल है, ठीक है, और ये है वेदर्ड रॉक मटेरियल, ये पेरेंट रॉक है, ठीक है, ये वेदर्ड रॉक है, ये है सोइल विद सैंड स्लिट और ये टॉप सोइल है ह्यूमन वेजिटेशन, ठीक है। अपन आ जाते हैं नीचे और यहाँ करते हैं अपन स्टार्ट। फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द मेजर फैक्टर फॉर सोइल रिस्पॉन्सिबल आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। क्या है, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक और क्लाइमेट फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर और अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन टू द कंपोजिशन ऑफ द सोइल फॉर्मेशन और आर डिफरेंट प्लेस टू प्लेस, ठीक है। पेरेंट रॉक जैसी होगी वैसे ही ऊपर वाली सोइल होगी, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अपन देखते हैं इसको, इसको अगर समझ गए तो पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। पहला आता है पेरेंट रॉक का। पेरेंट रॉक का अपन समझते हैं।
पेरेंट रॉक से अपने को क्या पता चलेगा, उसका कलर पता चलेगा, उसका टेक्सचर पता चलेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पता चलेगी, उसकी मिनरल पता चलेगी, उसके अंदर कंटेंट पता चलेगा, उसका परमिएबिलिटी पता चलेगी। अब इन सबको थोड़ा सा ब्रीफ में और समझते हैं। कलर पता चल जाएगा, अगर पेरेंट रॉक ब्लैक है तो सीधी सी बात है ये भी मिलती जुलती ब्लैक की होगी। टेक्सचर अपने को पता चल जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कि वो ज़्यादा एसिडिक है रॉक या नहीं है, या बेसिक रॉक है, वो अपने को पता चल जाएगा। फिर अपने को मिनरल पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या मिनरल है, तो पेरेंट रॉक में मिनरल है वो इसमें होंगे। कंटेंट अपने को पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर सिलिकॉन है, निकिल है, क्या है। परमिएबिलिटी पता चल जाएगा, परमिएबिलिटी होती है किसी भी रॉक की पानी सोखने की क्षमता। जैसे रॉक की सोइल है, उसकी पानी सोखने की क्षमता इतनी नहीं है, वहीं लाइम है उसकी इतनी है, वो सोख सकता है। वैसे दूसरे अपने आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट से अपने को टेम्परेचर से पता चल जाएगा कि रॉक कैसी होगी। अपने को पता है कि इस टेम्परेचर पे कोई सोइल, कोई रॉक रही तो वो इस प्रकार की सोइल बन जाएगी। रेनफॉल से अपने को पता चल जाता है, वेदरिंग के रेट से पता चल जाता है, और ह्यूमन फॉर्मेशन से पता चलता है। रिलीफ फीचर से पता चल जाता है, एल्टीट्यूड पे, ज़्यादा एल्टीट्यूड पे रॉकी होगी, स्लोप पे स्लाइन होगी, और जो मॉडरेट है उस पे एलुवियल होगी, ये अपने को पता चल जाता है। फ्लोरा और फोना से अपने को पता चल जाता है, ठीक है। टाइम से पता चल जाता है कि जो सोइल है उसकी थिकनेस कितनी होगी, ठीक है। अपना आ जाते हैं 7 पे। अभी आगे डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर। डिग्रेडेशन, सोइल का डिग्रेडेशन कैसे है और अपने को कंजर्व कैसे करें, ठीक है, इसके बारे में अपन इस पे बात करने वाले हैं। सोइल इरोजन एंड डेप्रिसिएशंस आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ द सोइल एज अ रिसोर्सेज। सोइल का इरोजन होना और उसका खत्म होना, वो सोइल का एक रिसोर्स की तरह से खतरा है। सोइल अपने लिए क्या है, एक रिसोर्सेज है, लेकिन अगर सोइल इरोजन हो, सोइल अगर घटती रही तो ये एक खतरा भी हो सकता है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सोइल। ह्यूमन और नेचुरल दोनों, ये दोनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं सोइल के डिग्रेडेशन के लिए। फैक्टर्स विच लीड टू द सोइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टाइजेशन, जंगलों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, जानवरों की ज़्यादा चराई, और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग, रेन वॉश जिसको अपन सोइल इरोजन बोल सकते हैं, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। इसके अंदर आप देखोगे जो ये है, ओवर ग्रेजिंग है, डिफोरेस्टाइजेशन है, और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो ह्यूमन है। और ये जो है, ये एक मिनट, ये तो ह्यूमन वाले हो गए, ये तो ह्यूमन वाले हो गए। वहीं ये वाले हैं वो हो गए नेचुरल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन तीसरा, सब मेथड्स ऑफ सोइल कंजर्वेशन। कुछ मेथड उन्होंने दे रखे हैं सोइल को कंजर्व करने के लिए, वो देखते हैं। मल्चिंग, मल्चिंग क्या होता है, देखिए, द बारिक ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक स्ट्रो, इट हेल्प्स टू द रिटेन द सोइल मॉइस्चर। इसके अंदर इन्होंने बोला है, थोड़ा अपन इसको थोड़ा साइड में ले जाके थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसका मैंने थोड़ा पिक्चर ले रखा है शायद तक है, तो ये बिल्कुल ये वाला इन्होंने बोला कि बेयर स्पेस जो खाली बच जाता है, अपने कोई प्लांट लगा दिया, तो समझिए अपने कोई प्लांट लगा दिया, ठीक है, यहाँ प्लांट लगा दिया, इसके आसपास कोई स्पेस बच गया। अब यहाँ सीधी सनलाइट पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, यहाँ का वाटर, यहाँ का जो सोइल में जो मॉइस्चर है वो वेपोरेट हो जाएगा। उसको बचाने के लिए क्या करें, तो यहाँ जो खाली स्पेस है ना, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल डाल दो, लाइक स्ट्रा डाल दो। जैसे इन्होंने क्या डाल रखी है यहाँ पे, स्ट्रो यहाँ पे डाल रखी है प्लांट के बीच में। अब यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, तो ये जो मॉइस्चर है वो वैसा का वैसा ही रहता है, मॉइस्चर बिल्कुल रहता है, तो सोइल का जो डिग्रेडेशन होने का चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम है, ये मॉडर्न है, बिल्कुल इसके ऊपर भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो वो वेपोरेट होकर से प्लास्टिक की पॉलिथीन में ही रह जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट वेपोरेट नहीं होगा सन से, समझ रहे हो, ये आप समझ गए। और मल्चिंग, मल्चिंग के बाद आगे आप समझ गए। अब आते हैं काउंटर बैरियर, ठीक है। काउंटर बैरियर क्या है, स्टोन, ग्रास, सोइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग द कॉन्टिन्यूअस, ट्रेंचेस आर मेड इन द फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। अब क्या करते हैं, ये यहाँ पे काउंटर प्लगिंग आई है, बैरियर नहीं आया है, तो बैरियर शायद होगा, मैंने ली है शायद फोटोज़ की, तो बैरियर बिल्कुल समवॉट नहीं ली है, तो मैं आपको एकदम करकोटी समझा देता हूँ इसको, एक नॉर्मल पीडीएफ में समझाता हूँ, देखिए कैसा होगा, आप समझिए। जैसे ऐसे स्लोप पे अपन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, स्लोप पे कर रहे हैं, ऐसे माउंटेन पे कर रहे हैं मान लो, अब बारिश आएगी तो सीधा जाएगी,
तो उससे क्या होगा, सोइल भी इरोड होगी, साथ में जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो आपने क्रॉप उगाई वो भी ढंग से नहीं उग पाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, काउंटर बैरियर, काउंटर बैरियर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर अपन स्टोन्स, लीव्स, स्टिक्स का एक ऐसा डैम बना देते हैं, लोकल डैम बना देते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव फुल डैम नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा बना देते हैं, और इनके बीच में ट्रेंचेस बना देते हैं। तो वाटर आएगा, यहाँ भिड़ेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा, फिर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो सोइल इरोड भी हो रही है वो यहीं आके स्टोर हो जाएगी, या कम से कम इरोड होगी, ये इसलिए यूज करते हैं। तीसरा अपन देते हैं रॉक डैम। क्या है, रॉक डैम, बिल्कुल रॉक डैम है। रॉक डैम है, रॉक डैम्स आर बिल्ड, क्या है, अप टू स्लो द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट द गलीज एंड फर्दर सोइल लॉस। क्या करते हैं, फर्दर सोइल लॉस को रोकते हैं। इसकी पिक्चर है, इसकी पिक्चर है अपने पास, ये रहा, रॉक डैम बना दिया। अब ये वाटर का फ्लो है, वाटर का फ्लो आएगा, यूँ आया वाटर का फ्लो, समझ रहे हो आप, वाटर का फ्लो यूँ आया। अब ये वापस जाएगा तो कुछ ना कुछ सोयल लेके चला जाएगा, लेकिन इसके लिए अपन ने क्या बना दिया यहाँ, ये जाएगा कुछ भी नहीं लेके जाएगा, फालतू की ट्रेंचेस, गलियां वलियां नहीं, नालियां नहीं बनाएगा। बिल्कुल ये ऐसा ये प्रिवेंट कर सकते हैं अपन सोयल के लिए। तीसरा जो है वो देखना पड़ेगा अपने को, टेरिस फार्मिंग, टेरिस फार्मिंग देखना पड़ेगा। टेरिस फार्मिंग है, टेरिस फार्मिंग क्या है, टेरिस फार्मिंग, ये एक मिनट सॉरी, टेरिस फार्मिंग, broad flat steps and trenches are made to steep slopes. Flat surfaces are available to grow crops to reduce the surface runoff and soil erosion. अब ये आ जाता है टेरिस फार्मिंग। ये टेरिस फार्मिंग आपके आ चुका है। तो टेरिस फार्मिंग को देखो कैसा है टेरिस फार्मिंग। अब ये देखिए टेरिस फार्मिंग, जैसे कोई स्लोप है, बिल्कुल स्लोप आ गया। अब इस स्लोप पे फार्मिंग कैसे हो सकती है, स्लोप पे फार्मिंग नहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, टेरिस फार्मिंग बना दिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा कट करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब वाटर जो है वो सीधा नहीं आएगा, वो थोड़ा कट कट के आएगा, तो इससे सोइल इरोजन बच जाती है, समझ रहे हो। ये रहा, ब्रॉड स्टेप्स एंड ट्रेचेस आर मेड, स्टेप स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स पे क्या बनाए जाते हैं, स्टिप्स यानी सीढ़ियों के जैसा बनाया जाता है, सीढ़ियों के जैसा बनाया जाता है। इसको देखिए सीढ़ियों के जैसा बनाया गया है, ठीक है। सो फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। अब जो सीढ़ियों के लिए बनाया गया, जैसे ऐसे सीढ़ियों के लिए इसको बना दिया गया है, ठीक है। अब ये फ्लैट सरफेस है, ये क्या हो जाएगी, ये क्रॉप ग्रो करने के काम में आ जाएगी, और बाकी के लिए अपन रिड्यूस द रन ऑफ एंड सोइल इरोजन, किसके लिए, रन ऑफ। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज एंड सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सोइल ऑफ रेनवॉश। इंटरक्रॉपिंग का मतलब समझ चुके हो, एक फार्म के अंदर आप 2 से 3 प्रकार की क्रॉप्स उगाओ, 2 से 3 प्रकार की क्रॉप्स उगाएंगे, अलग अलग पैटर्न में उगाएंगे, जिससे क्या होएगा, सोइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। अपने आते हैं कॉन्टोर प्लगिंग, प्लगिंग पैरेलल टू द कंटिन्यूअस हिल स्लोप टू फॉर्म नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो द स्लोप्स। अब बिल्कुल ये भी काफ़ी इजी है, आप ये देखिए, ऐसे समझिए, इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे एक माउंटेन है, टेरिस फार्मिंग में अपन क्या करते हैं, टेरिस फार्मिंग में तो ऐसा माउंटेन होता है, अब ऐसे इसको काट देते हैं, ऐसे काट के बना देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ऐसे माउंटेन रहता है, अपन ऐसे ऐसे काटते हैं इसको, कैसे कैसे काटते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं, बिल्कुल। अब आप देखिए यहाँ पे, प्लगिंग पैरेलल टू द, पैरेलल बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे पैरेलल, ऐसे नहीं, पैरेलल, पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है, टू द कंटिन्यूअस हिल स्लोप, हिल स्लोप है, बिल्कुल हिल स्लोप ही है, अपन ऐसे ऐसे कर रहे हैं, टू द नेचुरल बैरियर। अब ये नेचुरल बैरियर भी बना देगा टू फ्लो वाटर। अब शेल्टर बेड्स आए इन कोस्टल एरिया, ड्राई रीजन, कोस्टल एरियाज और ड्राई रीजन में क्या काम आते हैं, शेल्टर बेड्स, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। अब सोइल कवर, सोइल कवर, अब ऐसा नहीं है कि ओनली बारिश की वजह से ही जो है, ऐसा नहीं है कि ओनली रेन की वजह से ही इरोजन होता है, विंड की वजह से भी होता है, बिल्कुल होता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक रो बना देते हैं, जैसे फार्म है, ये कहाँ है, ड्राई रीजन, ओनली ड्राई रीजन या कोस्टल रीजन पे होता है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा हवा चलती है। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है ये रहा, बिल्कुल देखिए, ये वाला एग्जाम्पल इसका देखने को मिलेगा अपने को। ये बिल्कुल ये इन्होंने, ये पेड़, ये क्या करते हैं, विंड आती है उसको रोक लेते हैं,
और फिर डायरेक्ट विंड से जो है, जो मिट्टी का टॉप लेयर है जो कि ज़्यादा फर्टाइल होता है, टॉप लेयर ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, वो उड़ता नहीं है। ठीक है, समझ गए। उसके लिए कर लेते हैं। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने समझाने के लिए ज़्यादा टाइम इसलिए लिया कि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। समझ रहे हो आप, ये मल्चिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काउंटर बैरियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रॉक डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेरिस फार्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लगिंग इन सेटर बेड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारों पांचों सारे सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कंफ्यूजिंग करने वाले भी हैं, इसलिए मैंने तो अपने बेस्ट पॉसिबल वे में इसको समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर, और नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं वाटर से। तो थैंक यू।